नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। तो आज सबसे पहले दस्तक उस आर बार के जो चुनाव के लिए 6 महीने में तैयार होने जा रहे उत्तर प्रदेश से आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच दोनों यहां पर मौजूद रोजगार, बेरोजगारी, राम मंदिर, बड़ा हिंदू कौन से लेकर गंगा में कोरोना काल में बहते शवों तक सवाल पूछे गए और आर बार के इन जवाबों की दस्तक आज सबसे पहले आइए देखते हैं। ये हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। उन्होंने कहा कि वो आपसे भी बड़े हिंदू हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, मैं एक एक करके आ रहा हूं। सच कौन है और झूठ कौन है ये दुनिया जान रही है। हमने 1990 में भी कहा था कि जहां रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है, वहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इन लोगों ने तब स्वीकार नहीं किया, तब राम भक्तों पर गोली चलाई। हमने तब भी जो बात कही थी, हम आज भी उस पर अडिग थे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अगले 3 वर्ष के अंदर आप देखेंगे भव्य राम मंदिर दुनिया के सामने आएगा। पहले तो मैं एक जवाब दे दूं कि बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हमें। वो उनकी जो परिभाषा हिंदू वाली है, वो परिभाषा हमें नहीं चाहिए, जो नफरत फैलाती हो, जो लड़ाती हो लोगों को, समाज को बांटती हो। हम उनसे बड़े हिंदू हैं। और जहाँ तक भगवान की पूजा है, आप सैफई में दिखाइए। हमारा जन्म तो अभी हुआ है, मान लीजिए, जब कभी हुआ। हमारे मंदिर तो हमारे जन्म से पहले के हैं। नेताजी हनुमान जी की पूजा न जाने कब से करते आए हैं। तो हम हैं ही नहीं हिंदू, केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू है। जो पाप करे वो हिंदू। निवेशक आए, उन्होंने यहाँ पे निवेश किया, उद्योग लगाए। वह निवेश हमारे लिए यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का एक माध्यम बना। आज यहाँ का युवा रोजगार प्राप्त कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और बेहतरीन तरीके से वह, आज आप, ये डाटा मेरे नहीं है, आप भारत सरकार के उन डाटा को देखें। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है, लेकिन बेरोजगारी का रेट देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही संभव हो सकता है, ये हम लोगों ने करके दिखाया। सरकार भूल जाएगी कि नौजवानों को कितनी लाठी मारी है, यहाँ पर अपमानित किया है, कितनी नौकरियां हैं जो दे सकते थे। वादा किया 70 लाख का, क्या नौकरियां दी इन्होंने? 4 लाख के पोस्टर लगा रहे हैं, वो भी असली हैं कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी से करोड़ों नौकरियों का कहा कि हमने इतने रोजगार दिए हैं। विपक्ष ने कहा सूची दीजिए किन को आपने रोजगार दिया है, कोई सूची नहीं। आपने पहली इन्वेस्टमेंट मीट की, आपने कहा एमओयू साइन हो गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए। फिर एक और डिफेंस का आपने एक्सपो किया, एमओयू किया। बताइए वो एमओयू जमीन पे है कि नहीं है? कितना जमीन पर पहुंचा है? केवल झूठ बोलना इस सरकार का काम है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाए। 400 सीटें, 400। अखिलेश जी थोड़ा तो ठीक ठीक लगा लेते। अच्छा, ये सवाल हमसे कर रहे हो आप? बीजेपी ने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी से सवाल क्यों नहीं कर रहे आप? उनसे भी तो हो रहे हैं सवाल। बीजेपी ने कहा हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन में सवाल क्यों नहीं किया आपने? हमारी 400 सीटें हम जीत जाएंगे, उस पर सवाल कर रहे हो आप? नहीं, क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, आप उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप होंगे, सारे सवाल होंगे उनसे। आप उनसे पूछिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब होगी उत्तर प्रदेश की? होंगे सर, होंगे सवाल, तमाम तरह के सवाल होंगे। आप 400 ऐसे क्यूटो कब बनेगा? बनारस बन रहा है। काशी विश्वनाथ का जो पूरा परिसर है वो तो आहिस्ता आहिस्ता। क्यूटो और वो कॉरिडोर जो पास हुआ था, समाजवादी पार्टी की कैबिनेट में पास हुआ था। देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है। उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने मुझसे सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। सीटें ही 403। ओह, मैं वही कह रहा हूँ ना कि 500 कैसे नहीं कह दिए, क्योंकि जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल सकते हैं। और तो और मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ, उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है,
और आजमगढ़ की जनता बेचारी धोखे में पड़ गई। अगर एक अच्छे भोजपुरी कलाकार निरुपा को वहाँ पर चुनाव जिताई होती तो आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ा होता। आप मुझे बताइए, आजमगढ़ की जनता ने अपने सांसद का शकल पहले और दूसरे कोरोना कालखंड में कभी देखा? नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा। यानी ये समय है जब संकट के समय अगर नेता अपने जनता के बीच में नहीं है तो फिर नेता कैसे? प्रदेश की जनता आपके सभी कारनामों को जानती है। सपना देखना बुरा नहीं है, वो आपका अधिकार है। अखिलेश और योगी, यह आर पार तो लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन क्या जनता के असली मुद्दे इस आर पार की राजनीति में कहीं अदृश्य हो जाते हैं? बापू के 3 बंदर वाला संदेश आपने अवश्य सुना होगा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन क्या महंगाई जैसी बुराई को भी दूर करने की जगह उसे मानना, देखना, सुनना बंद किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, ये आज कहा है यूपी बीजेपी के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह ने। 200 रुपए पार चल रहा सरसों का तेल खुशी से खौलने लगा। 58% महंगाई के दाम पर बिक रहा सूरजमुखी का तेल भी खिलखिलाने लगा जब पता चला उनकी महंगाई ही उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रही। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। 100 रुपए लीटर के पार वाले पेट्रोल डीजल के पेट में हंस हंस कर दर्द होने लगा। 56% महंगा बिक रहा सोयाबीन का तेल तुरंत सन्नाटे में सोने चला गया जब पता चला इनकी महंगाई तो उत्तर प्रदेश में अदृश्य हो गई। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। सर सब लोग हंस उत्तर रहे हैं, प्रदेश आप में- कह रहे हैं महंगाई। आपको पता है पेट्रोल डीजल अभी तो आप भरवाते नहीं होंगे खुद जाके, आपका तो ड्राइवर, आपको पता है पेट्रोल डीजल का दाम अभी क्या है? दाम क्या ही पूछना। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से जब वो कहते हैं कहाँ है महंगाई, कौन सी महंगाई, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा चरम पर है, चाहे गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, ये तमाम तो बड़े मुद्दे बनेंगे ना इलेक्शन में। इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग, कैसे समझाएंगे जनता को? उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर कहेंगे हम आज की डेट में ठीक है। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। आज तक उत्तर प्रदेश के मंच पर आए स्वतंत्र देव सिंह का विश्वास कहेंगे, अति आत्मविश्वास कहेंगे, या फिर महंगाई को अंडर एस्टिमेट करने की ताकत, लेकिन जो अध्यक्ष जी को नहीं दिखता क्या जनता भी नहीं देख पाती? लखनऊ में जो महिलाएं पिछले साल अगस्त के मुकाबले 40% महंगे बिकते प्याज छीलने में एक एक परत का ध्यान दे रही हैं कि कहीं छिलके में प्याज का कोई ज्यादा हिस्सा न निकल जाए, क्या उन्हें महंगाई नहीं दिखती? हम औरतें गृहस्थी देखते हैं तो कैसे क्या इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और कितना लगता है जरूरत। हमारा बजट जो हमें तनख्वाह मिल रही है, मेरे पति को जो तनख्वाह मिलती है उसके हिसाब से हमको अपना गृहस्थी चलाना पड़ता है। तो यही है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आप जैसे खुले हाथों से काम नहीं कर सकते। जनता के हाथ महंगाई ने बांध दिए और उत्तर प्रदेश बीजेपी के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह ने महंगाई को ही महसूस करने से खुद को स्वतंत्र कर दिया। उत्तर प्रदेश में कोई हमें दूर दूर तक समस्या नहीं दिखाई दे रही है। जनता भी खुश है। हम लोग जनता के यूपी बीच में महंगाई नहीं है। जनता के बीच में हम जाते हैं। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। स्वतंत्र देव सिंह के सामने बैठे लोग तो हंसने लगे, लेकिन जनता हंस नहीं पा रही। हिसाब करते करते हाथ घिस जाते होंगे, कहां से घटाएं, कहां से लाएं, क्या खाएं। दाल और तेल महंगा हो गया, जो मुख्य रूप से गृहस्थी में और रसोई में आपको आमतौर पर मिलेगा कि भाई दाल तो एक टाइम आदमी बनाता ही है और बनाएगा तो खाएगा ही, और तेल से भी आप कुछ बनाओगे, सब्जी बनाओगे तो बिना तेल का सब्जी तो नहीं बनेगा, तो तेल बहुत महंगा है। तो यही बात कहना चाहती हूँ मैं कि मतलब महंगाई है। महंगाई है, ये खुद उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट कहती है कि अगस्त में पिछले साल 122 रुपए लीटर वाला सरसों का तेल 172 रुपए का है। देश का उपभोक्ता मंत्रालय ही कहता है कि पिछले साल 90 रुपए किलो वाली अरहर दाल 105 रुपए के पार अभी है। सरकारी आंकड़ा बोलता है कि 93 का सोया ऑयल 155 रुपए लीटर हो चुका है और 87 रुपए में बिकता वनस्पति का पैकेट एक साल में 135 रुपए के पार है। जनता भी कहती है दाम बढ़ा है सरकार। जिसकी कीमत आज पिछले साल मान लीजिए 100 रुपए थी, तो आज वो 160 में है या 170 रुपए में, 180 रुपए में।
लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष महंगाई को अपने राज्य में मानने से ही इनकार कर देते हैं। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। महंगाई और अर्थव्यवस्था में रफ्तार न आने के कारण ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। यानी होम लोन और ऑटो लोन की EMI भरने वाली जनता को फिलहाल फिर से कोई राहत नहीं मिल पाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुदरा महंगाई दर के अनुमान को भी 5.1% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया। फिर भी उत्तर प्रदेश में महंगाई ही न होने की बात बीजेपी की तरफ से आई तो कांग्रेस को लगा कहीं छत ही न गिर जाए ऐसे बयानों के भार से। पता नहीं कौन सा चश्मा लग जाता है कि दिखाई नहीं पड़ती कोई चीज। अब अभी मैं छत की तरफ देख रहा था ताज के कि मजबूत बनी कि नहीं बनी। जब एक सवाल आया और एक जवाब आया कि महंगाई नहीं है तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो छत गिर जाएगी। अब मैं मानता हूं सत्ता में महंगाई का असर नहीं होता। फिलहाल जनता के ऊपर खाने के तेल से लेकर गाड़ी में भराने वाले तेल की महंगाई ने बहुत कुछ गिरा रखा है और महंगाई पर पल्ला झाड़ पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक आ चुकी है। अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। महंगाई बहुत ज्यादा चरम पर है, चाहे गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, ये तमाम तो बड़े मुद्दे बनेंगे ना इलेक्शन में। इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग, कैसे समझाएंगे जनता को? उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर कहेंगे हम आज की डेट में ठीक है। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। लग जाता। तो क्या मान लिया जाए कि ये वो राजनीति है जिसमें मुद्दा मानने से ही इनकार कर दो तो ना रहेगा मुद्दा और ना रहेगी बहस? मतलब ना दिखेगा महंगाई का बांस, ना बजेगी महंगाई दूर करने वाले सवालों की बांसुरी। आज तक ब्यूरो। जैसे उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं देखी जा रही है, बिल्कुल वैसे ही बिहार में दरभंगा में जिस एम्स का ऐलान 6 साल पहले हुआ था वो भी अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तब बिहार में एक ऐसी मुहिम कुछ छात्रों ने शुरू की जो अपने आप में अनोखी दस्तक देती है। सरकारों को एम्स बनाने का वादा याद दिलाने वाली एक कार सेवा शुरू होती है। घर घर जाकर ईंट मांगी जाती है, लेकिन क्यों? आज तक की दस्तक विशेष रिपोर्ट देखिए। एक मैदान जहां दूर दूर तक कचरा है, कचरे का तालाब है, छुट्टा जानवर है। कैमरा बाएं से दाएं घुमा दे चाहे दाएं से बाएं, दरभंगा की इस खाली जमीन पर उस एम्स का यानी एम्स की नींव भी नहीं रखी दिखती, जिसको बनाने का ऐलान 6 साल पहले 2015 में किया गया था। Keeping in view the need to augment medical services in Bihar, जहां ऑलरेडी एम्स है, I propose to set up another AIIMS-like institution in that state. दरभंगा में एयरपोर्ट बनाने का ऐलान 2014 में हुआ। 2020 में एयरपोर्ट बन गया, फ्लाइट उड़ने लगी, उड़ान सेवा शुरू हो जाती है, इलाज सेवा नहीं। दरभंगा में एम्स के लिए 2015 के ऐलान के 5 साल बाद जाकर कैबिनेट से मंजूरी आई और फिर मामला अटक गया। साल 2020 में चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा एम्स को मंजूरी दे दी, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अभी तक राज्य सरकार ने दरभंगा में एम्स बनाने के लिए करीब 200 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित भी नहीं की है। इस वक्त हम दरभंगा में कर्पूरी चौक के पास मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये जो तालाब नुमा जमीन देख रहे हैं, दरअसल ये वही जमीन है जहां पर एम्स का निर्माण होना है। दरभंगा में जहां 1264 करोड़ रुपए की लागत से एम्स बनने का काम होना था, जहां 6 साल पहले 200 एकड़ में एम्स बनाने का ऐलान हुआ, जहां 650 बेड का एम्स बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है, वहां एम्स के काम के नाम पर सिर्फ सुस्त बैठी सरकारी व्यवस्था दिखती है। तो पीली टी शर्ट, पीला गमछा पहनने वाले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के युवा
बिहार के मिथिलांचल में एम्स निर्माण की याद सरकारों को दिलाने के मकसद से कार सेवा करने निकल पड़े। पहले इनके नारे सुनिए। छात्रों का ये संगठन घर घर जाता है और कहता है, यदि सरकार जे चीज के शिलान्यास नहीं केलकै ओहि चीज के शिलान्यास हम सब अपने से करबै। अहाँ हमरा सबके एकटा ईंटा दियो, अहाँ अपन समर्थन हमरा सबके दियो, देबै ईंटा एकटा लइयो। हर घर से एक ईंट लेते हैं, ईंट पर एम्स लिखते हैं और फिर घर घर एम्स के लिए ईंट मांगने निकले छात्रों की टोली कार सेवा में आगे बढ़ जाती है। रिपोर्ट में हम आगे बढ़े उससे पहले याद करिए, जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने देश में शिलादान का कार्यक्रम शुरू किया, तब राम मंदिर अयोध्या में उन्हीं शिलाओं से बनाने की बात कहने के पीछे मकसद सरकारों को ध्यान दिलाना था कि मंदिर निर्माण अधूरा है। उसी तरह दरभंगा में मिथिला के छात्र घरों से एम्स के लिए ईंट लाकर शिलान्यास करके एम्स का वादा करके खाली मैदान छोड़ने वाली सरकार पर दस्तक देने में जुटे हैं। कोई जमीन पर जाकर अपने से शिलान्यास करबै और सब सरकार के चेतेबै जे काज अहाँ के चलाने के लिए अब हम कर रहल छी। यह चलो कहिए एकटा ईंटा हमरा से दियो। संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने अब वो सवाल इन लोगों से पूछा जो आपके दिमाग में भी आया होगा, आखिर एम्स इनके लिए इतना जरूरी क्यों है? हमारे क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा दिल्ली मुंबई पलायन करते हैं इलाज करवाने के लिए, तो हम चाहते हैं कि जो दरभंगा एम्स अनाउंस हुआ है, जो अस्पताल अनाउंस हुआ है, उसका निर्माण जल्द से जल्द हो जाए ताकि हजारों परिवार को दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, उनसे उनको छुटकारा मिले। ये अपने आप में एक अनूठी दस्तक है। जहां राजनेता सिर्फ वादे करके भूलते हैं, वहां छात्र युवा खुद एम्स निर्माण का वादा याद दिलाने साइकिल से निकलते हैं। दरभंगा और मधुबनी में ये नौजवान जाकर छोटी छोटी सभाएं करते हैं, ग्रामीणों को उनके हक के एम्स की जरूरत समझाते हैं और हर घर से एक ईंट मांगते हैं। 8 सितंबर को प्रस्तावित शिलान्यास के लिए उसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये अस्पताल के लिए कार सेवा की पहली तस्वीर जो शायद आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, जहां एक एम्स के निर्माण के लिए गांव-गांव घूमकर लोगों से ईंट लिया जा रहा है और सरकार जो 6 साल से काम नहीं कर पाई है उसे एक स्टूडेंट यूनियन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जनता को नहीं पता कि एम्स की जरूरत क्या है और सरकारों की लाल फीताशाही वाली हालत क्या है। हर एक आदमी को फायदा होगा। हम लोग अभी लाखों करोड़ों रुपया पारस में, फला में, चिल्ला में खर्चा करते हैं। एम्स बनेगा तो सबसे ज्यादा सुविधा हमको वहाँ मिलेगा, इसलिए एम्स बनना चाहिए। सरकार यदि नहीं कुछ कर रही है तो हम लोग एक एक ईंट अपने घर से लगाएंगे। सरकारी काम तो ऐसा होता है, 6 नाम पर 12 साल बीत जाता है, और क्या होगा। 2015 के बजट में दरभंगा एम्स के ऐलान के बाद जून 2015 से 2016 तक 3 चिट्ठी केंद्र की आई, लेकिन बिहार सरकार ने जवाब नहीं दिया। अगस्त 2016 से 2018 तक फिर केंद्र और राज्य के बीच चिट्ठीबाजी होती रही, लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र के प्रस्ताव पर दरभंगा एम्स की जमीन फाइनल करके नहीं दी। 2020 में जमीन फाइनल हुई, कैबिनेट से मुहर लगी, तो मार्च 2021 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ही बता चुके हैं कि बिहार सरकार से जमीन अब तक ट्रांसफर नहीं हुई, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं प्रक्रिया है, वक्त तो लगेगा ही। जो भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई है, सरकार की एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तर पे संचिकाओं का निष्पादन होता है और तब जाके अंत में वो पूरी तरीके से हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी होती है। 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन 6 साल में एम्स नहीं बन पाया। वहाँ पर दरभंगा में खाली जमीन दिखती है और उसी खाली जमीन पर अब मिथिलांचल के घरों से ईंट ले जाकर ये युवा 1 महीने बाद शिलान्यास करेंगे, इस उम्मीद में कि शायद जनता का शिलान्यास देखकर वादे करने वालों को थोड़ी शर्म आ जाए। उत्कर्ष सिंह, दरभंगा, आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे बड़े खेल सम्मान का नाम हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया। आज से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा। देश में जब ओलंपिक में अपनी हॉकी टीम
का हौसला आप और हम बढ़ा रहे हैं, तब ध्यानचंद के बारे में जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। एक ऐसा हॉकी का खिलाड़ी जो अकेला विपक्ष की पूरी टीम पर भारी हुआ करता था। कई मौकों पर मेजर ध्यानचंद की हॉकी में चुंबक या गोंद लगे होने की बात कही गई। एक बार तो हॉलैंड और जापान में मेजर ध्यानचंद की हॉकी को तोड़कर भी देखा गया, लेकिन ऐसी कोई आशंका सच सिद्ध नहीं हुई और दुनिया ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। मेजर ध्यानचंद देश का वो हुनरमंद जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। मेजर ध्यानचंद वो जादूगर जिसके इशारे पर नाचती थी हॉकी। मेजर ध्यानचंद वो नाम जिसका ताउम्र कर्जदार रहेगी भारतीय हॉकी। ये वो चेहरा है जो हिंदुस्तान के इतिहास में जन्मा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो खिलाड़ी जिसने देश के सम्मान की खातिर हिटलर को भी सीना तान कर ना बोला। ऐसे भारत माँ के सपूत को केंद्र सरकार ने बड़े सम्मान से नवाजा है। मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल अवार्ड का नाम ध्यानचंद के नाम पर रख दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि ये अवार्ड देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। प्रधानमंत्री ने इस फैसले का ऐलान अपने ट्विटर पर किया। देश को गर्वित करने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारतीय खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। केंद्र सरकार ने 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी, जिसका नाम बदलकर मोदी सरकार ने हॉकी के जादूगर को सम्मान देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी के दिल में ये बात कहीं ना कहीं से आई कि ध्यानचंद जी के नाम का अवार्ड तो बड़ा होना चाहिए, राजीव गांधी जी के नाम का अवार्ड कैसे हो गया। और डेफिनेटली हम सब इस बात से ताल्लुक रखते थे कि उस क्षेत्र में जहां पर खेल चलता हो वहां पर हमको खेल खिलाड़ियों का ध्यान रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को देखिए बिल्कुल बदल के रख दिया। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। भारत में यह दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के ही दिन हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में एक महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे। अपनी फिटनेस, स्टेमिना और हॉकी स्टिक से दुनिया को उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया था। ऐसे मेजर ध्यानचंद जी को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेजर ध्यानचंद को बचपन से ही हॉकी से प्यार था। वो पेड़ की डाल तोड़कर हॉकी स्टिक बनाकर खेलते थे। लेकिन ध्यानचंद की जिंदगी में सबसे अहम पड़ाव 16 साल की उम्र में आया, जब उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। वे ड्यूटी के बाद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, इसीलिए उन्हें ध्यानचंद कहा जाने लगा। उनके खेल की बदौलत ही भारत ने साल 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने सबसे ज्यादा 14 गोल किए थे। तब एक स्थानीय अखबार ने उनके लिए पहली बार जादूगर शब्द का इस्तेमाल किया। अखबार ने लिखा, ये हॉकी नहीं जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। इसके बाद उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। भारत ही नहीं, सारी दुनिया में ध्यानचंद जैसा एक भी खिलाड़ी दोबारा पैदा नहीं हुआ जो विरोधी खिलाड़ी की हिमाकत का जवाब अपनी हॉकी से देना बखूबी जानता था। ऐसी एक कहानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुनाई थी। 1928 में, 1932 में, 1936 में ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम सभी क्रिकेट प्रेमी ब्रैडमैन का नाम जानते हैं। उन्होंने ध्यानचंद जी के लिए कहा था, ही स्कोर्स गोल्स लाइक रन्स। ध्यानचंद जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और देशभक्ति की एक जीती जागती मिसाल थे। एक बार कोलकाता में एक मैच के दौरान एक विपक्ष ध्यानचंद जी के सर पर हॉकी मार दी। उस समय मैच खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी था।
और ध्यानचंद जी ने उन 10 मिनट में 3 गोल कर दिए और कहा कि मैंने चोट का बदला गोल से दे दिया। ध्यानचंद का खेल ही ऐसा था कि वो अकेले ही विपक्षी टीम पर भारी पड़ते थे। 1936 के ओलंपिक में तो ध्यानचंद ने हिटलर को भी हताश कर दिया था। कि तुम हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो, तो उनका जवाब था भारतीय सेना का सैनिक हूँ। इसके बाद हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में भर्ती होने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने हिटलर को दो टूक अंदाज में जवाब दिया और कहा कि हिंदुस्तान ही मेरा वतन है और मैं उसी के लिए आजीवन हॉकी खेलता रहूंगा। हिटलर ने उन्हें जॉब ऑफर करा वहाँ पर कि आप जर्मन में आ जाओ, मैं आपको एक बहुत बड़ा ओहदा दूंगा यहाँ पर। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने आर्मी के अंदर सिपाही हूँ और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो ऐसे थे ध्यानचंद, जिन्होंने देश की खातिर हिटलर के सोने के सिक्कों को ठोकर मार दी। इसीलिए जब देश के इस महान सपूत पर सबसे बड़े खेल सम्मान का नाम रखा गया तो इसका पूरे देश ने तहे दिल से स्वागत किया। आज तक ब्यूरो। तो ऐसे थे हॉकी के सबसे बड़े रत्न मेजर ध्यानचंद। देश से प्यार करने वाले, हिटलर को न कहने वाले, लेकिन जिस तरह से ध्यानचंद विरोधी टीम को अपने खेल से चुप करा दिया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज विपक्ष को अपने इस फैसले से हैरान कर दिया। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा, ये काले कानून है, उनको रद्द करना। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं। किसान की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, किसान की आवाज बुलंद रहेगी। कांग्रेस, राहुल गांधी जी और सब विपक्षी दल किसान के साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस पेगासस, हैकिंग और किसानों के बहाने विपक्ष की गोलबंदी में जुटी है, लेकिन विपक्ष के इस विरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कैसा दांव चला है कि राहुल गांधी भी कुछ नहीं बोल पाए। सर, आज खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज किया है। सर, खेल रत्न अवार्ड का जो नाम चेंज किया है आज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है सर। 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी ने मेडल जीता है। महिला और पुरुष दोनों ही हॉकी टीम के खिलाड़ियों को देश विदेश में सराहा जा रहा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े खेल सम्मान को ध्यानचंद के नाम पर रखने का इससे अच्छा और मौका क्या हो सकता था। जिस तरह प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में ब्रिटेन से हारने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, उसने भी काफी कुछ सुर्खियां बटोरी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम का भी हौसला बढ़ाया था, जिसने ओलंपिक में 41 साल बाद मेडल का सूखा खत्म किया। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। और पीयूष ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई दे देना भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस वक्त हर कोई
हॉकी टीम की खुलकर तारीफ कर रहा है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने में जरा भी देर नहीं की। सरकार ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड करके पीएम ने विपक्ष को कहीं न कहीं चुप कर दिया है। एक घटिया किस्म की राजनीति है। राजीव गांधी जी ने जो इस देश के लिए किया और शहीद हुए, लोगों के दिल में नाम हर वक्त रहेगा। अगर ध्यानचंद जी और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के नाम पे और अवार्ड्स की जरूरत थी, नया अवार्ड देते, नया पैसा देते, सब कुछ कर सकते थे, पर एक घटिया किस्म की राजनीति करते हैं और इसे जनता बहुत समझ सकती। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद जी की और उनकी प्रधानमंत्री की तुलना होगी क्या? कल को हमारे महाराष्ट्र में कोई कबड्डी का बहुत बड़ा प्लेयर होगा या कोई कुछ खाशाबा थे जो कुछ रेसलिंग थे, उसको उनको भी अवार्ड में आता, तो खाशाबा का नाम दे दो। तो ये सही नहीं होता। सही है कि आप उनके नाम से कोई और अन्य पुरस्कार दे दो, स्पेशलाइजेशन के पुरस्कार देने चाहिए थे, चलते थे। मेजर ध्यानचंद जी खेल के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानजनक और प्रेरणादायी नाम है और निश्चित रूप से जब भी किसी प्रकार के अवार्ड के बारे में विचार करना चाहिए तो उस क्षेत्र के लोगों को किस नाम से प्रेरणा मिलेगी, इसका ध्यान हमेशा रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। इसी महीने 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती है, जिसे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़े खेल सम्मान से उनका नाम जुड़ने से उनके चाहने वाले खुश हैं। ध्यानचंद के कद और हॉकी के पक्ष में माहौल को देखते हुए विपक्ष भी सरकार के इस फैसले की खुलकर आलोचना नहीं कर पा रहा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बस ड्राइवर की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, 30 लोगों की जान बच गई। ये मामला सिरमौर के नेशनल हाईवे 707 का है, जहां बोहराट के पास एक निजी बस करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। इस बस की स्टीयरिंग की रॉड टूट गई, जिससे बस सड़क से नीचे उतर गई और हवा में लटक गई। लेकिन बस के ड्राइवर ने ब्रेक दबाए रखा और यात्रियों की जान बचा ली। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।